दिखाते हैं कैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में जो घमासान मचा, उसने देश भर को आज पूरे तरीके से झकझोर कर रखा था। 9:30 बजे सुबह शिवपाल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, पहुंचे और फिर अखिलेश यादव भी उस बैठक में पहुंचे। जाहिर सी बात है, चाचा और भतीजे के बीच सुलह सफाई करा रहे थे मुलायम सिंह यादव। लेकिन 12:30 बजे जब शिवपाल और अखिलेश यादव गले मिल रहे थे, उसके कुछ ही क्षणों बाद जबरदस्त नोकझोंक हुई चाचा और भतीजे में। और उसके बाद इतनी हाल बेहाल इसे कहा जा सकता है कि जब चाचा भतीजे में नोकझोंक हुई तो समर्थक भी आपस में भिड़ पड़े और उसके बाद जबरदस्त एक तरह से विचार उभरता दिखाई दिया। फिर मामले को समझाने और सुलझाने के लिए अखिलेश यादव को और शिवपाल यादव को मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर अपने घर पर बुलाया। शाम की मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में अभी भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का ये गहराया संकट कैसे निपटेगा। आइए आपको दिखाते हैं कैसे समाजवादी पार्टी का ये अंदरूनी कलह प्रदर्शित करता है कि जब बुजुर्ग नौजवानों को अपनी जगह नहीं देते तो उसके बाद क्या होता है। समाजवादी पार्टी में सत्ता का संघर्ष कुछ इस तरीके से गहरा गया है कि बाप बेटे में ठन गई है। क्या कि ये कभी सपने में कोई सोच सकता था कि अखिलेश यादव अपने ही पिता के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते नजर आएंगे? क्या ये सपने में कोई सोच सकता था कि जिस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की सरकार का चेहरा बनाया खुद मुलायम सिंह यादव ने, वही मुलायम सिंह यादव अपने ही बेटे को दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे? जी हां, ये सब कुछ हो सकता है। व्यक्तिगत संबंध शायद राजनीति के बेदी पर सबसे पहले बलि चढ़ते हैं और ये यादव परिवार ने साफ कर दिया है। नहीं चलेगी। अखिलेश शिवपाल में तीखी नोकझोंक। पहले चाचा से गले मिले, फिर अखिलेश ने पैर छुए और देखते ही देखते मंच पर ही हो गई भिड़ंत। देखिए, ये झूठ है। समाजवादी पार्टी में चल रहे हंगामे के बीच ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली थी। चाचा भतीजे की तकरार किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन माइक को लेकर वो खुलेआम हाथापाई पर उतर आएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, ये झूठ है। सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मंच पर ही नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया। और ये आशु मलिक, देखिए, ये झूठ है। झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे। मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा प्रेम, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान और उठापटक को खत्म करने के लिए पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने ही ये बड़ी बैठक बुलाई थी। मंच पर अखिलेश को फटकार लगाने के बाद मुलायम ने चाचा भतीजे को गले तो मिला दिया, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिला पाए। दोनों मंच पर करीब तो आए, लेकिन आक्रामक तेवरों के साथ दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई। नेताजी और हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसी समय मैंने फैसला लिया, उसी समय मैंने फैसला ले लिया, उसी समय मैंने एक भी नारा नहीं बनाना चाहिए मेरी बात सुनो पहले, और मैंने उसी समय फैसला ले लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने किसी को नहीं बताया। अगर सरकार जमीन पर मैंने काम उतारा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र को लागू करूं। मेरी दूसरी भी जिम्मेदारी है, अगर साजिश हो रही है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं। और इसलिए मैंने फैसला लिया, किसी चाचा से नहीं मैंने पूछा। अखिलेश ने आरोप लगाए कि शिवपाल साजिश करते हैं, तो शिवपाल भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलके चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं कसम खा करके कहते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था। इस दौरान अखिलेश समर्थक नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगड़ा तो मुलायम की भी अखिलेश से गर्मा गर्म बहस हुई और फिर अखिलेश यादव बैठक को छोड़कर बाहर निकल गए। बवाल के बाद कार्यक्रम को तय वक्त से पहले खत्म करना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी की डैमेज कंट्रोल के इस कवायद ने अखिलेश शिवपाल के बीच की दरार को खाई में जरूर तब्दील कर दिया।
विनोद मिश्रा और अनिल यादव के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। पारिवारिक कलह की बातें आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी, और जब आप टेलीविजन सीरियल देखते हैं अपने किसी भी एंटरटेनमेंट चैनल पर, तो वहां पर साजिशों का अंबार भी जबरदस्त तरीके से आपने देखा होगा। लेकिन जिस अंदाज में मंच पर चाचा भतीजे की जोर आजमाइश हुई और खुद मुलायम सिंह यादव को बीच बचाव करना पड़ा और उन्होंने एक तरह से अपने बेटे के बजाय अपने भाई पर ज्यादा भरोसा जतलाया, ये प्रदर्शित करता है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। परिवारवाद की राजनीति का ये एक अहम हिस्सा है। आप किसी भी परिवार की बात कर लीजिए, अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो आज जयललिता के बगैर शायद उस पार्टी में कोई नहीं है। डीएमके की बात करें तो वहां भी यही स्थिति है और वहां भी सत्ता का संग्राम कुछ इसी तरीके से हुआ था। जब परिवार के लोगों में इस तरीके से सत्ता का संग्राम और भूख सामने दिखने लगे तो फिर कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपस में मारपीट करेंगे, और यही हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो अखिलेश समर्थक थे और जो शिवपाल समर्थक थे, एक दूसरे पर लात जूते बरसाने लगे। देखिए, पहले नारेबाजी, फिर झड़प और हाथापाई के बाद एक दूसरे की दौड़ाकर पिटाई। कुछ इस तरह समाजवादी पार्टी का झगड़ा सड़कों पर आ गया और देखते ही देखते लखनऊ की ये सड़क समाजवादी पार्टी की अंदरूनी जंग का मैदान बन गई। एक तरफ चाचा शिवपाल के समर्थक थे तो दूसरी तरफ भतीजे अखिलेश के समर्थकों की भीड़। एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे समर्थकों ने आपस में ही जमकर मारपीट की। तस्वीरें लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की हैं, जहां पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने चाचा भतीजे के बीच युद्ध विराम के लिए एक अहम मीटिंग बुलाई थी। बैठक शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के समर्थक दफ्तर के बाहर ही बड़ी संख्या में जुटे थे। शिवपाल यादव के पार्टी दफ्तर में घुसते ही अचानक सड़क पर घमासान होने लगा। शिवपाल और अखिलेश के समर्थक आमने सामने आ गए और फिर सड़क पर ही संग्राम छिड़ गया। जो जहां जिस पर भारी पड़ रहा था उसकी खूब पिटाई हो रही थी। जो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं, वही लोग ये सब कर रहे हैं। आग लगा लेंगे, चच्चा के पीछे आग लगा लेंगे, नहीं मर जाएंगे हम, पेट्रोल लगाएंगे। अखिलेश की गुंडाई, ये गुंडाई है, हम लोग। इस दौरान समर्थकों ने पार्टी कार्यालय की ओर मार्च करने के लिए बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी की, तो वहीं शिवपाल समर्थकों ने जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की दीवार पर सीएम अखिलेश के पोस्टर को सफेद रंग से पोत दिया। समर्थकों की झड़प के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए। स्थिति बिगड़ते देख वहां मौजूद पुलिस वालों ने समर्थकों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, तब जाकर कहीं ये झगड़ा खत्म होता नजर आया। लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीर पार्टी हेडक्वार्टर में हो रही बैठक के दौरान भी नजर आई, जहां अखिलेश और शिवपाल की तीखी तकरार के बाद अखिलेश समर्थकों ने पार्टी नेता आशु मलिक की पिटाई कर दी और पार्टी के भीतर जारी झगड़े को खत्म करने के लिए बुलाई गई बैठक नए बवाल की वजह बन गई। विनोद मिश्रा और अनिल यादव के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। चुनावी साल में जिस तर्ज पर यादव परिवार में दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि सत्ता का संग्राम शायद समाजवादी पार्टी को ही ले डूबे। ऐसे में अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए, ये यक्ष प्रश्न शायद अखिलेश यादव के लिए कहीं बड़ा है। अखिलेश यादव ने पिछले 4.5 साल में राज्य में बहुत कुछ करने का दावा किया है और बहुत कुछ करने को और कहते भी दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर भी शायद उनके कार्य अब दिखने लगे हैं, क्योंकि तमाम एक्सप्रेसवेज और बाकी चीजें अब हकीकत बनती दिख रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अगर चाहें तो आज अपने आप को भविष्य के चेहरे के तौर पर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पार्टी में लोग उन्हें स्वीकार तो करें। खुद उनके पिताजी जब उनको स्वीकार नहीं कर रहे तो एक बहुत बड़ा धड़ा जो कि पुरातत्व और रूढ़िवादी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, वो अखिलेश यादव को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए अखिलेश यादव को? अपनी पार्टी बनाना चाहिए। ऐसे में तो बस विरोधियों के सामने घुटने टेकने वाली बात होगी। वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री, ये अमर सिंह कह रहे हैं। अखिलेश समर्पण करेंगे या बगावत करेंगे? समाजवादी कुनबे में आज के हाई वोल्टेज घमासान के बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुलायम ने शिवपाल बनाम अखिलेश की लड़ाई में बेटे का साथ न देकर भाई का साथ दिया। अखिलेश की इमोशनल स्पीच को अनसुना करते हुए मुलायम ने साफ कर दिया कि वो शिवपाल और मुसीबत के दिनों के दोस्त अमर सिंह का ही साथ देंगे। जब तुम भूल रहे थे, क्या था आपने
प्रकार से क्या है तुम्हारी हैसियत मैं जानता हूँ। ये बात हो गई, हमका कहीं हो, चलो कहीं हो चाहे चेंज करो, जब तुम गाली दोगे तो तुम्हारी प्रार्थना करेगा, तुम्हारे पैसे आपकी क्या रोजाना गाली दे रहे, रोजाना दे रहे, हम और सत्तावासी कुछ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते सम्मान। मुलायम ने अखिलेश को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि पद पाते ही उनका दिमाग खराब हो गया। शिवपाल को जनता का नेता बताया। परिवार और पार्टी को बचाने के लिए मुलायम ने आखिरी दांव चला। अखिलेश शिवपाल को गले मिलवाया, लेकिन मंच पर हुई झड़प ने इस पर भी पानी फेर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्या अखिलेश बगावत करेंगे? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर पिता के डांट के बाद विरोध का रास्ता छोड़ देंगे? मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ अगर साजिश होगी और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश होगी तो मेरी मजबूरी है बोलना। अगर अखिलेश पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो संगठन स्तर पर जाकर दो फाड़ करने होंगे, जो इतना आसान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अखिलेश के लोगों को चुन चुन कर संगठन से पहले ही बाहर किया जा चुका है। नहीं आ रहा क्योंकि अखिलेश के लोगों को चुन चुन कर संगठन से पहले ही बाहर किया जा चुका है। मुझे इस बात की भी गलतफहमी नहीं है कि आपकी पार्टी है। मैंने पूरे कैबिनेट के सामने कह दिया था कि आपकी पार्टी है। अगर एक भी पार्टी का आदमी मुझे बोल दे कि मैंने कैबिनेट में नहीं इस बात को कहा, मैंने ये कहा ये पूरी 100% नेताजी की पार्टी है, मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने कैबिनेट के अंदर कहा, अगर कोई मंत्री हो बता दे नहीं कहा हो मैंने कैबिनेट में कह दिया कि हाँ ये पार्टी और सब कुछ आपका है। बीते कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई अखिलेश बनाम शिवपाल के बीच है, लेकिन हकीकत में ये लड़ाई सीधे तौर पर बाप और बेटे के बीच की हो गई लगती है। हालांकि मुलायम ने अखिलेश से सीएम की कुर्सी नहीं छीनने का अभयदान जरूर दिया है, लेकिन अखिलेश जिन्हें अपना दुश्मन घोषित कर चुके हैं, उन्हें मुलायम का तवज्जो देना अखिलेश को कितना नागवार गुजरा है, यह आज के उनके तेवर से जाहिर हो गया। विनोद मिश्रा और अनिल यादव के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव पूरे तरीके से सर पर है, वहां जब समाजवादी पार्टी जो कि सत्ता में है इतने बड़े घमासान से गुजर रही हो, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? जाहिर सी बात है, वाराणसी में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी चुटकी ली कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को याद रहेगा। वो लोग हैं जिनको परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से गद्दी पर पहुंच जाना है, कुर्सी पकड़नी है। तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर अपनी राय जब्त कर नहीं रखी, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि विरोधी चुप रहेंगे? आइए आपको दिखाते हैं राजनीतिक पहलू किस तरीके से गरमा रहा है यादव परिवार के इस घमासान पर। वो देखिए उनका पर्सनल है, पारिवारिक है, तो उसमें नुकसान प्रांत को ही होता है, लेकिन वो सुलझाएंगे, उस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, तो उनको अपने आप ही करना है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी भी है इस वक्त। इन्होंने 4.5 वर्षों के अंदर जो ये सत्ता में रहे हैं, उत्तर प्रदेश के न तो विकास की ओर ध्यान दिया, न कानून व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, न वहाँ का एक जो समरसता है सांप्रदायिक सद्भाव की, उसकी ओर ध्यान दिया। इसीलिए सांप्रदायिक दंगे हुए, इसीलिए वहाँ पर बलात्कार जैसी गैंगरेप की घटनाएं हर जिले में होती रहीं, और इसीलिए मैं समझता हूँ विकास की ओर ध्यान नहीं गया, न मुख्यमंत्री जी का गया, न उनकी पूरी सरकार का गया। आज नतीजे के तौर पर हम देख रहे हैं पूरी पार्टी लहूलुहान है। तो मुलायम सिंह यादव के परिवार में तो घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुप्पी एक ऐसे मुद्दे पर तोड़ी है जिसकी वजह से अब ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जितने लोग विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं, शायद उन्हें पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सीधे तौर पर कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना सरकार की प्राथमिकता है।
और इसे किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता और धर्म इसके रास्ते आड़े नहीं आता। अगर हिंदुओं में भ्रूण हत्या की कुरीति है जिसे जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है, तो मुसलमानों में ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ी कुरीति है, इसे भी दूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना अपने आप में बड़ा मायने रखता है, खास करके तब जबकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका लगातार इसका विरोध कर रहा है। यहां तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आक्षेप लगा दिए थे। ट्रिपल तलाक और सर्जिकल स्ट्राइक दो ऐसे मुद्दे जिन पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इन दोनों मसलों पर सियासत भी हो रही है और यूपी में कमल खिलाने की कोशिश करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी यही दोनों मुद्दे सुनाई दिए। महोबा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया तो उन्होंने हर उस पहलू का जिक्र किया जो उत्तर प्रदेश की सियासत और वोट बैंक का रुख मोड़ सकता है। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ट्रिपल तलाक पर रायशुमारी के जिक्र भर से मोदी सरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निशाने पर आ गई थी। AIMPLB की जितनी पहुंच है उसका एक हिस्सा यूपी में भी मौजूद है, लेकिन मोदी सरकार के पक्ष से परहेज करते नहीं नजर आए। महोबा में ट्रिपल तलाक था तो वाराणसी में जिक्र हुआ सर्जिकल स्ट्राइक का। वही सर्जिकल स्ट्राइक जिस पर मोदी विरोधियों को ऐतराज और मोदी समर्थकों को गर्व है। कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने मुझे फोन करके बताया कि हम काशी वालों ने छोटी दिवाली मना ली। उनतीस सितंबर को जब देश की सेना ने पराक्रम किया तो पूरा काशी झूम उठा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर के चलते यूपी में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। भारत माता की। और इस बार भी बीजेपी मोदी लहर से कमल खिलाने की कोशिश करती नजर आ रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काशी में मनी छोटी दीपावली से पीएम काफी खुश नजर आए और उन्होंने इस दीपावली पर पूरे देशवासियों से अपील की कि वो अधिक से अधिक संख्या में सेना को दीपावली का बधाई संदेश भेजे ताकि उनका मनोबल ऊंचा रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। बस कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे वो काली साजिश जो 1965 में पाकिस्तान ने रची थी कश्मीर को हथिया। वो सन 47 की साजिश ही थी जो 65 में एक बार फिर गोली बनकर गूंजी थी। वो कायदे आजम जिन्ना की छुरी विरासत ही थी जो 71 में एक और साजिश बनकर लौटी। जख्म कश्मीर का एक पन्ना लिखा जाता रहा, मिटाया जाता रहा। पाकिस्तान का हर हुक्मरान, हर तानाशाह एक ही ख्वाब पाले इस दुनिया को अलविदा कहता रहा, ख्वाब कश्मीर पर कब्जे की, जो सिलसिला आजादी के 9 दिन बाद से शुरू हुआ और जिस नापाक ख्वाब की एक कड़ी थी उड़ी पड़ा, जिसका भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया। तो चलिए कश्मीर की एक और जख्म को समझते हैं, विश्वासघात के एक और अध्याय को पढ़ते हैं जिसका हिसाब 2 गोलियों में छिपा है। पहली गोली कच्छ में, आखिरी गोली कश्मीर में। गोली कच्छ में और निशाना कश्मीर पर।
यही थी पाकिस्तान की वो साजिश जिसका मकसद था कश्मीर को हथियार। पाकिस्तान ने एक सोचे समझे षड्यंत्र को अंजाम दिया और हिंदुस्तान पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम नहीं था कि उसका सामना एक ऐसी फौज से होने वाला है जिनके लिए नामुमकिन जैसे अल्फाज कोई मायने ही नहीं रखते। 1965 की जंग उस नापाक ख्वाब का अगला हिस्सा था जो आजादी के बाद से ही पाकिस्तान पाले बैठा था। इस बार इस नापाक इरादे को पूरा करने की जरूरत की थी उस किरदार में जो मैदान से भागा एक सैनिक था, जो दुश्मनों को पीठ दिखाकर भागा था और तख्ता पलटकर तख्त पर बैठा था, यानी जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान भले ही मिर्जा का तख्ता पलटकर सर्वे सर्वा बन गए थे, लेकिन अयूब खान के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक कमजोर मिलिट्री जनरल थे। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के कैंपेन के दौरान अयूब खान एक मोर्चा छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद उनसे कमान छीन ली गई थी और सीधे आमने सामने से बचने की फितरत ताउम्र जनरल अयूब के अंदर रही। जनरल अयूब के अंदर हिंदुस्तान से सीधी जंग की हिम्मत नहीं थी। बतौर जनरल उन्हें पाकिस्तानी फौज की ताकत और औकात की पूरी जानकारी थी, लेकिन ये सच अयूब कबूल नहीं कर सकते थे और तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के दबाव के चलते अयूब खान ने उस साजिश को हरी झंडी दे दी जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर स्पेन के एक मूरिश मिलिट्री ऑपरेशन का नाम था, जिसका डुप्लीकेट लेकर मैदान में उतरने की कोशिश में थे अयूब खान और उनको ख्वाब दिखा रहा था कच्छ के रण का मिलिट्री ऑपरेशन। कहते हैं कि कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच हुई इस दूसरी जंग के लिए एक सूत्र कश्मीर से ही निकला था। एक सूत्र कश्मीर से ही निकला था। मार्च 1965 में शेर कश्मीर कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला हज करने निकले और हज के लिए उन्होंने बहुत लंबा रास्ता चुना। अब्दुल्ला पहले अपने बेटे से मिलने लंदन गए और वहां से अल्जीरिया पहुंचे। कहते हैं कि अल्जीरिया में ही शेख अब्दुल्ला की मीटिंग चीन के प्रधानमंत्री चाओ एनलाई से हुई थी। बंद कमरे में हुई इस मीटिंग का एजेंडा कभी बाहर नहीं आ सका, लेकिन माना जाता है कि शेख ने सन 1962 में हिंदुस्तान से दुश्मनी दिखा चुके चीन से हाथ मिला लिया था। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर एक सोची समझी साजिश, लेकिन शेख अब्दुल्ला जब धार्मिक यात्रा पर थे तभी कच्छ के रण में भारत पाकिस्तान के सैनिक आमने सामने आ गए। फौज की तकरार इतनी बढ़ी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में फायरिंग शुरू हो गई। अमेरिकी पेंटन तोप से लैस पाकिस्तान ने भारतीय जवानों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और करीब 40 मील पीछे धकेल दिया। इसी अस्थायी जीत ने अयूब को स्थायी जीत का ख्वाब दिया, कश्मीर को हड़पने का आइडिया दिया, जो एक जंग में तब्दील हो गया था जिसमें भारत को लगभग पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना था। कच्छ में पाकिस्तान के जवानों ने भारतीय कंट्रोलिंग इलाकों में पेट्रोलिंग करना शुरू किया और इस पेट्रोलिंग का जब विरोध हुआ तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई। ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच बड़ी तनातनी में मध्यस्थता की। कच्छ में हुए ऑपरेशन से पाकिस्तान को गलतफहमी हुई और पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों को लगने लगा कि कच्छ में पूरी दुनिया का सपोर्ट मिला है तो ऐसा ही कुछ कश्मीर में होगा। जनरल अयूब खान ने पूरी व्यू रचना रची 1965 में कि किस प्रकार अखनूर सेक्टर में सेना को वह आगे करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस कर जाएंगे और एक तरफ 25,000 सैनिक, एक तरफ 35,000 सैनिक, और ये आक्रमण इतना भयावह होगा कि उनको ये यकीन था कि कश्मीर के जो हिंदू हैं उनका मनोबल टूट जाएगा, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनका मनोबल टूट जाएगा और वो भाग खड़े होंगे। कच्छ के बाद ही जनरल अयूब को मूरिश ऑपरेशन की याद आई, जिसमें विद्रोही जनता के साथ खड़े हुए थे अंडर कवर सैनिक जो सत्ता को उखाड़ फेंकने में साथ साथ चले। जनरल अयूब और उनकी फौज को यह गलतफहमी थी कि कश्मीर की आवाम हिंदुस्तान से अलग होना चाहती है और अगर कश्मीर में घुसपैठ की जाए तो कश्मीर की जनता साथ होगी। वो अगस्त का पहला हफ्ता था जब जनरल अयूब के इशारे पर फौजियों ने आम कश्मीरी बनकर घुसपैठ शुरू कर दी थी।
जिसके बाद बिना कोई देरी किए रेडियो पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि कश्मीर में विद्रोह शुरू हो चुका है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को अब बस कश्मीरी आवाम के साथ होने का इंतजार था, लेकिन अयूब का चेहरा तब और जर्द पड़ गया जब कई घुसपैठिए पकड़ लिए गए। उन्हें कश्मीर के लोगों ने ही पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। आखिर अयूब का ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होते ही औंधे मुंह आ गिरा। अयूब चाहते थे कि कश्मीरियों को भड़काते ही उन्हें लेकर उनकी सेना जम्मू तक पहुंच जाएगी और जम्मू के जरिए कश्मीर का पूरे देश से संपर्क काट दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान की फौज कश्मीर के हर हिस्से पर काबिज हो जाएगी। सुनने में ये प्लान बहुत ठोस लगता था, लेकिन इस साजिश की जो बुनियाद तैयार की गई थी वही गलत थी और जंग के दौरान पाकिस्तान को अपनी इस गलती का पूरा एहसास कराया गया था। पाकिस्तानी घुसपैठ कश्मीर में तो घुस गए थे, लेकिन उनकी जुबान और तहजीब कश्मीरियों से बिल्कुल जुदा थी। वो कश्मीरियों के बीच घुल मिल नहीं पाते थे। इन घुसपैठियों में कुछ ऐसे फौजी भी थे जो पाकिस्तान के पंजाब से थे और जब वो बोलते थे तो उनकी हकीकत सामने आ जाती थी। कश्मीर के लोगों ने इस गलती को पकड़ लिया और पाकिस्तान की घुसपैठ का पर्दा फाश हो गया। जनरल अयूब खान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। आक्रमण को विद्रोह का जामा पहनाने की कोशिश नाकाम हो गई और इसी के बाद पाकिस्तान ने सीधा हमला करने की हिमाकत की। पाकिस्तान फौज के इस सीधे हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। वार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब के आदेश पर पाक फौज उड़ी सेक्टर में घुस आई, लेकिन इस अभियान में भी पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा था हाजी पीर की शक्ल में। जो पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने का इरादा पाले बैठा था, उसे अपने ही कब्जे वाले इलाकों से हाथ धोना पड़ रहा था। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी घुसपैठिए भाग रहे थे और जिन्होंने सरेंडर किया उनसे मिली जानकारी के आधार पर भारतीय फौज ने अपना अगला प्लान तैयार किया और इसी प्लान के आधार पर हाजी पीर की जंग लड़ी गई। सामरिक तौर पर हाजी पीर एक अहम पोजीशन थी, क्योंकि इस दर्रे पर कब्जा करने का मतलब था उस ऊंचाई को हासिल कर लेना जहां से सीधे पाकिस्तानी पोजीशंस पर नजर रखी जा सकती थी और जरूरत पड़ने पर आर्टिलरी फायर भी किया जा सकता था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐलान किया कि ये सैन्य तनातनी लंबी खींचेगी और शास्त्री जी से हरी झंडी मिलते ही हिंदुस्तान के वीर जवानों ने हाजी पीर पर हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बख्शी। हाजी पीर पर उस वक्त पाकिस्तानी फौज की पूरी ब्रिगेड तैनात थी, साथ ही हाजी पीर ऊंचाई पर था और उस दौरान भारी बारिश भी हो रही थी। ऐसे में ऑपरेशन को अंजाम देने का एक ही विकल्प था, अचानक हमला करना, और भारतीय फौज ने यही विकल्प चुना। हाजी पीर के लिए छोटे छोटे मिशन बनाए गए। एक बिहार को तलपत्रा, जियारत और बुर्जी को कैप्चर करने का मिशन मिला, तो 6 डोगरा को मेहंदी का, जबकि 4 राजपूत को आखिर में हाजी पीर पर हमले का आदेश था। हाजी पीर की जंग भारतीय जवानों की ताकत और उनके हौसले की कहानी है। एक पैरा के मेजर रणजीत दयाल ने हाजी पीर की जंग में जो फैसले लिए उनकी मिसाल आज तक दी जाती है। हाजी पीर पास की ओर चढ़ाई धीमी, रफ्तीली, गहरी और लंबी थी। सिर्फ रात के अंधेरे में ही वहां तक पहुंचने की बात सोची जा सकती थी। बारिश के थपेड़ों और खराब मौसम के बावजूद मेजर रणजीत ने चढ़ाई शुरू की। हर चुनौती से जूझते हुए रणजीत सिंह और उनके जवान हाजी पीर के नीचे पहुंच चुके थे और वहां उन्होंने अपनी कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा सीधे पाकिस्तानी पोजीशंस के साथ फायर एक्सचेंज करने लगा, दूसरा हिस्सा पश्चिमी पहाड़ी पर चढ़ता हुआ पाकिस्तानी पोजीशन के फ्लैंक तक पहुंच गया। इस फ्लैंक से जब ताबड़तोड़ फायरिंग किए गए तो हाजीपुर की चोटी पर मौजूद पाकिस्तानी फौजी मेजर रणजीत की कंपनी की तरह ही
19 पंजाब के फौजियों ने पथरा और बेदोरी पर कब्जा कर लिया। 4 राजपूत के हाथ बिसाली की जीत लगी और इस तरह हाजी पीर का पूरा इलाका कब्जा लिया गया। जैसे ही हाजी पीर पर भारतीय कब्जे की खबर पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल मूसा के पास आई, वो भागते हुए विदेश मंत्री भुट्टो के घर पहुंचे और उन्हें नक्शा खोलकर दिखाया कि किस तरह जिब्राल्टर बल कश्मीर में फंस गया है। उन्होंने भुट्टो से कहा, माई बॉयज हैव नथिंग बट स्टोन्स टू फाइट विद, यानी मेरे लड़कों के पास लड़ने के लिए सिर्फ पत्थर बचे हैं। हाजीपुर में भारतीय फौज ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन तित, उरी और पुंछ में पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ चुकी थी और निशाने पर था अखनूर। इस ऑफेंसिव को पाकिस्तानी फौज ने नाम दिया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इस समय हम जम्मू के उसी बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां पर 1965 की जंग जो है वो लड़ी गई और यहां से जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान के कई इलाके यहां से बॉर्डर के पास पड़ते हैं, खासकर कुंदनपुर जो है वो यहां पे पड़ता है, साथ ही जो ऊंचा पिंड जो इलाका है वो भी यहाँ पे पड़ता है और नीचा पिंड इलाका जो है वो भी यहाँ पे पड़ता है। वहां पर यहाँ जो है हिंदुस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और वहां पर उन्होंने कोशिश की कि वह कश्मीर में कब्जा कर सकें, लेकिन भारतीय सेना ने उनको वहां पर पीछे धकेल दिया। जिसके बाद जो पाकिस्तानी सेना है वो जम्मू की तरफ यहाँ पर जो अखनूर सेक्टर है वहां तक बढ़ी और उनका यही टारगेट था कि वह किसी तरह से अखनूर सेक्टर में यहां पर कब्जा कर लें और वो बहुत हद तक आगे भी बढ़ गए थे। लेकिन उससे पहले कि वे अखनूर पे कब्जा कर पाते, यहां की जो 162 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी उसने यहां पर काफी अहम रोल अदा किया और यहां से वो निकले इसी इलाके से। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहीं से जो यहां पर सैनिक थे हमारे वो निकले और यहां पर पाकिस्तान के 3 इलाकों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। 1965 की जंग में अखनूर ही वो मोर्चा था जब पहली बार भारतीय फौज सख्ते में थी। भारतीय फौज को पाकिस्तान से इस किस्म के दांव की उम्मीद नहीं थी और कश्मीर का नापाक ख्वाब पाले बैठे अयूब खान को किसी भी कीमत पर फतह चाहिए थी। तो अखनूर को कब्जाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी और इसी ताकत ने भारतीय फौज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। अखनूर को कब्जाने के मकसद से पूरे जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया। यहाँ पर भारत के पास एक आर्म्ड डिवीजन तैनात थी और पाकिस्तान 2 आर्म्ड डिवीजन के साथ चढ़ाई करता हुआ चला आ रहा था। पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिले मजबूत पैटर्न टैंक थे और भारत के पास हल्के फ्रांस में बने AMX टैंक। M48 पैटर्न, यही था उस पैटर्न टैंक का नाम जो उस दौर में सबसे आधुनिक और घातक मेन बैटल टैंक माना जाता था। पैटर्न टैंक ही पाकिस्तानी आर्म डिवीजन की वो ताकत थी जिसके जरिए जनरल अयूब उस तरह की जीत की हासिल करना चाहते थे जो हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस पर हमले के दौरान हासिल की थी। भारतीय टैंक्स के मुकाबले पैटर्न का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा था जिसकी वजह से वो सारी बाधाओं को आसानी से पार कर लेता था। साथ ही उसकी रफ्तार भी तकरीबन 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि भारत के सेंचुरियन जैसे टैंक सिर्फ 35 से 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर पाते थे। यहाँ भारत की हालत कमजोर थी। जंग के बाद खुद एक पाकिस्तानी जनरल ने लिखा कि जम्मू के मोर्चे पर भारत से 6 गुना ताकत पाकिस्तान के पास थी। दिल्ली में बैठे जनरल और सरकार यही सोच रहे थे कि आखिर जम्मू को बचाया कैसे जाए। जम्मू पर पाकिस्तान का पहला हमला कामयाब भी रहा। पाकिस्तान की तरफ से पहली भारी आर्टिलरी फायर किया गया और फिर दोनों पाकिस्तानी डिवीजन जम्मू की तरफ बढ़ने लगे। निशाने पर अखनूर था। चूंकि रास्ता पहाड़ी था और ऐसे रास्ते में आर्म्ड डिवीजन की गति धीमी पड़ जाती थी, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जम्मू को निशाना बनाया।
अमेरिका से मिले F-86 सेबर्स विमानों के जरिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने छंब के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। छंब में बड़ा नुकसान हो रहा था और भारतीय सेना को भी रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ रही थी। हवाई हमले का मतलब था युद्ध को बढ़ावा देना, लेकिन बिना हवाई हमले के पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोक पाना बेहद मुश्किल था। हालांकि शास्त्री जी खुद भी एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन अखनूर को बचाने के इरादे से उन्होंने इजाजत दे दी और इंडियन एयरफोर्स के जाबाज आसमान में निकल पड़े। इंडियन एयरफोर्स के पास F-86 सेबर जैसे तेज विमान तो नहीं थे, लेकिन भारतीय पायलट पाकिस्तानी पायलट से ज्यादा तजुर्बेकार थे। पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड अटैक के लिए तैयार थे, लेकिन हवा में डॉग फाइट पाकिस्तानी विमानों के लिए कहर बन गई। शंब में भारतीय एयरफोर्स की एंट्री के साथ ही इस सेक्टर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के अभियानों पर काफी हद तक रोक लग गई। पाकिस्तानी सेबर्स के काट भारत के G-net और पाकिस्तान के हाथ से हवाई हमले का फायदा फिसलता नजर आने लगा। और मेरा जो लीडर थे वो दाहिने हाथ में थे। जब मैंने उनको देखा उनकी गन फायर कर रही है, तो मैंने सामने अपने देखा तो एक जहाज सामने था मेरे, और मैंने भी उसके ऊपर फायर शुरू किया। सडनली देखा कि उसकी जो बाईं वाली विंग थी वो टूटी और उसने एकदम शार्प लेफ्ट टर्न लिया। इस टाइम में पूरा जहाज एक्सप्लोड किया और एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसका जो मून शेप था वो मेरी तरफ आने लगा। मैं इस टाइम मुश्किल से 25 से 50 गज रहाऊंगा और अपने को वहां से राइट टर्न करके निकाला। भारतीय एयरफोर्स ने उस कमी को पूरा कर दिया था जो जमीन पर इन्फेंट्री, आर्म और आर्टिलरी को महसूस हो रहा था। एक बार जब पाकिस्तान का जमीनी अटैक धीमा होता नजर आया, तो भारतीय वायुसेना ने सीमा पार पाकिस्तानी एयरबेस और एयरफील्ड्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसने पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों पर जो गुमान था, वो इस आसमानी जंग में तहस नहस हो गया। 1965 की इस आसमानी जंग ने साबित कर दिया कि जंग बेहतर हथियारों से नहीं, बल्कि हौसले और रणनीति से जीती जाती है। आज भी एयरफोर्स के इन जाबाजों की कहानियां इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है। पंजाब के मोर्चे पर एक के बाद एक भारतीय फौज ने बड़े हमले किए और पाकिस्तान को सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया।